यूजर फ्रेंडली फिगर दैट वी हैव। तो इस फिगर के साथ हम करते तो हमें टाइम लगता, क्वेश्चन सॉल्व होता क्योंकि क्वेश्चन पता है कैसे करना है, लेकिन टाइम लगता। So this is your time saver. So in entrance examination, we always look for some time saver formulas or time saver techniques, which is good to learn. They are always good to learn. तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि entrance exam है, MCQ based है, जितना ज्यादा elimination method, जितना ज्यादा shortcut method, जितना ज्यादा guess work in the form of elimination that you can do, please do. That would be my recommendation. Obviously concept पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन shortcut जहाँ अप्लाई कर सकते हो ना वहां पर जरूर अप्लाई करो. That saves a lot of your time, lot of time. जैसे अगर मुझे अब ये चीज पता है कि नेट इफेक्ट इस तरह से वर्क करता है, तो मुझे फिगर देखने की भी नहीं जरूरत, मुझे सिर्फ परसेंटेज से मतलब है, आई एम डन. इजी, ठीक है. So अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे बेस्ड ऑन नेट इफेक्ट फॉर्मूला एज वेल एज बेस्ड ऑन एबी रूल, व्हिच विल हेल्प अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दिस. हम लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी. सो लेट्स जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस पार्ट कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. और ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं, दो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. Be it be any exam you talk about, a management or a law exam, any exam you talk about, इस तरह के questions over the period of years, जो इतने साल निकल गए, questions पूछे गए हैं. ठीक है. So अगर आपको questions के method पता है, formula पता है, shortcut apply करना आता है, then तो you are done with this. अब for example you have this question. थोड़ा सा apply your brains in this question. See, the question talks about the price of commodity that rises from rupees 6 per kg to rupees 7.5 kg. तो क्या चालाकी खेली इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि प्राइस इतना परसेंटेज बढ़ गया है. इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला. इन्होंने क्या करा, उन्होंने बोल दिया प्राइस 6 रुपए से 7.5 रुपए हो गया. ठीक है. अब उन्होंने बोला एक्सपेंडिचर आपको चेंज नहीं करना, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा. तो आपको क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, कंजम्पशन. क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, कंजम्पशन. तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो आपको कंजम्पशन रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि आपका एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं आए. तो आप इसके अंदर क्या करोगे, वेरी इजी, जस्ट राइट द प्राइस हियर एंड जस्ट राइट द कंजम्पशन. देखो बहुत आसान तरीके से इसको मैं करूंगी. अब आपका प्राइस परसेंटेज इंक्रीज कैसे करते हो, परसेंटेज इंक्रीज कैसे करते हो, 6 से 7.5 हुआ तो 1.5 इंक्रीज हुआ. ठीक है. किससे कंपेयर करोगे, 6 से. क्यों आप 6 से कंपेयर करोगे, 1.5 by 6 क्यों आएगा, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ अ पेन इज व्हाट, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल, दैट इज 1.5 by 6. सो इसको कैंसिलेशन कर देते हैं, 1/4 आएगा. तो प्राइस आपका बढ़ा है या कम हुआ है, आपका प्राइस इंक्रीज हुआ. तो व्हेन योर प्राइस हैज बीन इंक्रीज इट्स प्लस. अब आपको कंजम्पशन बताना है तो ये यहाँ पर नहीं हो जाएगा आंसर. डू आई रियली नीड टू डू ऑल दिस थिंग, नो, द आंसर इज 20 बिकॉज आई नीड टू कीप द न्यूमरेटर सेम फॉर द डिनोमिनेटर. दोनों को ऐड कर दीजिए और आंसर क्या आ जाएगा, 20%. 1/5 इज व्हाट, दैट इज 20%. 20%, राइट. सो देखा क्वेश्चन में क्या किया, लेकिन आप ये चीज मत भूलिएगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वहीं पहुंचता है. तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये ना देखे कि 25% इंक्रीज हुआ है, आपको उसके अंदर भी इंक्रीजिंग दे दिया एंड देन दे हैव आस्क्ड यू टू सॉल्व इट. ठीक है जी. आई होप दिस क्वेश्चन इज प्रीटी मच क्लियर टू यू. क्लियर है सबको? यस स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू लिसनिंग, आर वी क्लियर विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन. Again, interesting one. अब इस तरह के क्वेश्चंस में ना बहुत लोग बहुत अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं. मैं इसके अंदर बिल्कुल बेसिक टेक्निक यूज करती हूँ, शॉर्टकट टेक्निक, क्योंकि उसके बिना तो अपना गुजारा है. क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ लीजिए. अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड 12% हायर देन इट्स ओरिजिनल प्राइस. आफ्टर दैट he allows a discount of 12%. What is the percentage profit or loss? आप बोलोगे मैम अभी तो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए, बट ये हम परसेंटेज से करेंगे कैसे? अब बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, मैम मार्क प्राइस को ना कुछ लिया, कॉस्ट प्राइस को 100 लेट कर लेते हैं, फिर 12% बढ़ा देंगे तो मार्क प्राइस 112 आ गया, फिर उस पर 10% डिस्काउंट कर देंगे तो 11.2 माइनस हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया, वहां से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे. अरे भाई इतना करने की जरूरत क्या है,
अगर आप थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करो, आप कर क्या रहे हो, आपके पास एक कॉस्ट प्राइस है, ध्यान से देखना और समझना, ये तरह के क्वेश्चन में हमेशा यही यूज करना है, ठीक है। आपके पास एक फिगर है, आप उस फिगर को पहले बढ़ा रहे हो, ठीक है, चालाकी तो करनी है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जनरल दिस इज नेचर ऑफ वर्क। आप कोई आइटम खरीद के लाए, आपने उसका प्राइस बढ़ा के लगाया, और बढ़ा के लगाने के बाद क्या करा, उसी प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपने x प्राइस को y लगाया और y पे डिस्काउंट देके z में बेच दिया, तो ये हुआ क्या, दिस एंटायर थिंग इज व्हाट, कि आपने एक चीज को इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया, दिस इज व्हाट, नेट इफेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज नेट इफेक्ट। तो सीधा नेट इफेक्ट निकालो ना, नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, आपने एक चीज को 12% बढ़ाया, फिर आपने 12% डिक्रीज कर दिया, तो +12 इंटू -12 अपॉन 100, ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज -144 अपॉन 100, that becomes 1.44%, which is minus means loss, so answer is A. Answer is A. Yes, absolutely. Successive increase, successive decrease. परिशी पता है क्या होता है, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट्स होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीज, ये सब है तो नेट इफेक्ट ही ना। एक आप r²/100 भी करते हो, सब कुछ नेट इफेक्ट ही है, वहीं से ही सब निकला है। जैसे कहते हैं ना, एक थ्योरम और उसके 3, 4, 5 करोलरीज या लेमास, वो वाला चीज है, तो सब वहीं से निकला, राइट। आर वी क्लियर अबाउट दिस पार्ट? क्वेश्चन नंबर 2 ऑल क्लियर? अब इस क्वेश्चन में प्लीज कोई भी ऐसे मत करना जो हम विद फ्लो करते थे कि भाई कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया, फिर मार्क प्राइस निकाला, फिर डिस्काउंट दिया, फिर सेलिंग प्राइस निकाला, फिर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गया, तो वहां से परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाला। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, राइट? ठीक है, चलो। So we are going to move on to the third question now. चलो, I think परिशी की मुंह की बात सच हो गई when she is saying successive, तो मैं successive पे ही आ गई हूँ। हाँ जी, अच्छा, successive discounts का मतलब समझते हो? Successive discounts का मतलब होता क्या है? जनरली जो सेल लगते हैं, तुमने कई बार ना, मैंने उन पे बैनर देखे हैं, जैसे कुटॉन्स पे या कैंटेबल पे जनरली मैं बैनर देखती थी शुरू से, 50% सेल लगी है, 50% प्लस 40%। तो क्या इसका मतलब मैथमेटिकली ये है कि भाई 50% प्लस 40% 90% डिस्काउंट, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लाइक दैट? इज इट लाइक दैट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज 50 प्लस 40% का मतलब ये होता था, 50 प्लस 40% का मतलब ये होता था कि एक आइटम पे पहले आप 50% डिस्काउंट करोगे और फिर उस आइटम पे 40% डिस्काउंट करोगे। तो फर्स्ट यू विल गिव अ 50% डिस्काउंट और फिर डिस्काउंटेड आइटम पे आप 40%। तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो कभी भी ऐसे गलती मत कर देना कि 100, 50 प्लस 40, ठीक है, 90 और हो गया आंसर एंड डन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों में से कौन सा डिस्काउंट्स बेटर है, इन दोनों में से कौन सा डिस्काउंट्स बेटर है। How we are going to approach? There are three figures. How we are going to approach? Because अगर मैं successive percentage का 3 का formula उठाती हूँ तो that will be a lengthy one. I don't want to enter into that thing. So how can I solve this question? I can solve this by taking in 100 as a figure. दोनों को parallelly चलाते हैं, दोनों को parallelly चलाते हैं। Let's say 100 रुपए initial था प्राइस, ठीक है। अब आपने क्या किया, 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद फिगर हो गई 80, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला केस और ये मैं डिस्कस कर रही हूँ सेकंड वाला केस। अब सेकंड वाले केस में 25% डिस्काउंट दिया, तो 100 पे अगर 25% डिस्काउंट दोगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 7, राइट। अब ये हो गया फर्स्ट, दोनों का फर्स्ट हो गया। अब आ जाओ सेकंड। अब आप जो डिस्काउंट दोगे वो किस पे दोगे, 80 रुपीज पे। 80 पे आपने कितना दिया, पहले 15% डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट देने के बाद कितना फिगर आ गया, 68 रुपीज, ये आ गई आपकी फिगर। सिमिलरली यहाँ पर 75 पे 12% डिस्काउंट दोगे तो फिगर आएगी 66, 75 पे 12% डिस्काउंट देंगे तो फिगर आएगी 66। थर्ड, अब आपको जो देना है वो किस पे देना है, 68 पे। 68 पे कितना देना है, 10%। So when you give 68 पे 10%, which is 6.8 minus from this, you will get 61.2. And similarly over here 66 पे अगर आप 8% डिस्काउंट देते हो, that will come out to be 60.7। So obviously यहाँ पर मुझे डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मुझे पैसा कम देना पड़ रहा है, इसलिए B is better। तो 3 के में 2 के में अगर है तो फॉर्मूला लगाओगे चलेगा, बट आई थिंक 3 के में सक्सेसिव डिस्काउंट से बेटर फॉर्मूला रहता है कि आप उसको डायरेक्टली फिगर्स से करें। फिगर्स गोना वर्क बेटर इन दिस केस।
ठीक है, आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर कि what are successive discount, because I do get this query of successive discounts every time. Okay, what about this question? Let's see whether you can answer this question or not. The number of seats in a cinema hall that is being increased by 25%. The cost of a ticket is also increased by 10%. तो आपका क्या हुआ, 25% तो आपने सिनेमा हॉल की टिकट इंक्रीज कर दी और 10% आपने सीट इंक्रीज कर दी. So what is the overall increase? What is the overall increase? हाँ जी students, what I'm going to use here? क्या use करूँ यहाँ पर मैं? It may be yes Sanya, it may be a tough. So उसके अंदर तो 2 बारी net effect भी लगा सकती है और you can use a successive 3 वाला discount formula. हाँ जी, over here what I'm going to do? Yes, net effect formula 25 plus 10 plus 25 into 10 over 100. That comes out to be 37.5%. ठीक है? Clear? Easy? Now, I'm going to take one last question, which is a very, very, very nice question. आप लोगों ने ये question शायद देखा हुआ होगा. Have you seen this question before? You've seen this question? You've tried this question yourself? You did. और इसके अंदर आप 2-3 मेथड से करते हो. कुछ लोग इसके अंदर प्राइस को x लेके करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर क्वांटिटी से कंबाइन करके करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर AB रूल से करते हैं, बट मैं इसके अंदर कॉमन सेंस से. आई विल डू बेसिक कॉमन सेंस इन दिस क्वेश्चन. बेसिक कॉमन सेंस में क्या लगाऊंगी यहाँ पर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. क्वेश्चन कहता है ड्यू टू एन इंक्रीज of 30% in the price of X. अगर आप प्राइस ऑफ X, अगर आप प्राइस 30% बढ़ा देते हो तो आप 3 अंडे कम खरीद पाओगे फ्रॉम ₹7.8. मतलब पहले आप जितने अंडे खरीदते थे अब आप अंडे कितने कम खरीदोगे? 3. क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया. कितना? 30% बढ़ गया. तो आपको बताना है द प्रेजेंट रेट ऑफ X पर डजन. एक तो बहुत लोग ये पर डजन भूल जाते हैं और उसके बाद आंसर ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है तो मैम क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन गलत है. तो प्लीज जहां पर भी आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जैसे पर डजन तो उसको मार्क कर लीजिए, सो दैट इट कीप्स इट शुड बी हियर बाय द एंड. यू व्हेनेवर यू मार्क द आंसर इट शुड बी हियर कि डजन है भाई, 1 का नहीं निकालना, 10 का नहीं निकालना, डजन का निकालना. अब मैं आपको एक बहुत सिंपल जस्ट 2 स्टेप आंसर इट इज. करना क्या है आपको, आपका प्राइस गिवन है, कितना इंक्रीज हुआ है वो गिवन है 30%. तो आप क्या करो, 7.8 का 30% निकालो. क्यों? क्योंकि प्राइस आपका 30% बढ़ गया. तो जैसे ही मैं 7.8 का 30% निकालती हूँ तो मेरे पास ये फिगर आ जाती है 34. दिस इज 2.34. मेरे पास फिगर आ जाती है 2.34. ठीक है जी, आई होप दिस इज ओके. 78 into 234 डिवाइडेड बाय 100, 2.34. अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है ये जो प्राइस बढ़ा, इतने रुपए बढ़ गए. अब जो ये बढ़ा, बढ़ने के बाद क्या किया? जेब में रखे और घर ले गए? नहीं. बढ़ने के बाद क्या किया कि अगर प्राइस बढ़ गया तो हमने 3 अंडे कम खरीदे. जब प्राइस बढ़ गया तो हमने क्या करा, 3 अंडे कम खरीदे. हमने उसको और पैसा नहीं दिया कि भैया ठीक है, और हमने कहा भैया तू अंडे कम कर दे, मैं तेरे को पैसा नहीं लेके जाने दूंगा. तो उसने क्या करा, 3 अंडे कम दे दिए. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 2.34 इज द प्राइस ऑफ दीज 3x, क्योंकि इसी प्राइस के अगेंस्ट में तो 3 अंडे कम मिल रहे हैं. ये जो प्राइस है इसके अगेंस्ट में ये 3 अंडे कम मिल रहे हैं, तो मतलब ये जो प्राइस है वो 3 अंडों का प्राइस है. तो 1 अंडे का प्राइस कितना होगा? 1 egg. प्राइस ऑफ 1 egg इज व्हाट? 2.34 by 3. और निकालना कितने का है? डजन. निकालना कितने का है? डजन. तो डजन का प्राइस कितना हो जाएगा? 2.34 by 3 into 12. This gives me answer as 9.36. 9.36. No need to do संयम, वो सीधा 4 से कैंसिल हो जाएगा ना मेरे बच्चे. तो उसको नहीं भी करेगा तो भी चल जाएगा, वो सीधा 4 से कैंसिल होगा. मल्टीप्लाई कर टू गेट द आंसर. क्यों जहमत कर रहा है उसको 0.78 में कन्वर्ट करने की? मैंने करा कहीं पर, मैंने करा ही नहीं, इसी वजह से नहीं करा यार. बाद में लास्ट में कैंसिलेशंस देखूंगी. राइट? Are we clear with this part? ठीक है जी. So we can do that. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से भी कर सकते हैं. परीक्षु उसके अंदर हम 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाला भी कर सकते हैं.
3 successive discounts वाले, so we can do that. So जो भी आपको मेथड ठीक लगता है आप वो मेथड अप्लाई करो. This is one of the method which I thought for this particular question. ऐसे क्या होता है, हर क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग, आपके पास 3-4 अप्रोचेज हैं, आपको फिगर आउट करना है कि ये अप्रोच के लिए कौन सा वाला यूज करेंगे, ये अप्रोच के लिए कौन सा वाला यूज करेंगे. परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में यू हैव लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, तो आपको सिर्फ उनको एनालाइज करना है कि कहां पर आपके शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज व्हाट, राइट? सो दिस इज व्हाट we have in AB rule and net effect formula. I have taken few basic questions today, but I will be taking one more class on percentages where I will be taking more complicated questions of this type, where we have combinations of net effect and overall effect. We do have all those questions also. So I think I will be taking those questions in my next YouTube session. Stay tuned and please be there on Friday. I mean, not on Monday. That will be on Monday for the second session on percentage. I hope you liked the lecture today. You understood everything. Yeah. So thank you so much.